तो वेलकम क्लास। मेरा नाम भूपेंद्र है और आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स में बच्चे हम हर शनिवार को क्लास करते हैं और जो भी पूरे सप्ते में घटित होता है, जो भी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी होता है, हम उसको कवर करते हैं। आज की क्लास में थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा अलग है, क्योंकि आज मैं थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर रहा हूँ अपने करंट अफेयर्स कवर करने का। यूजली हम वन वर्ड करंट अफेयर कवर करते थे, जिसमें हम सीधे आंसर्स तक पहुंचते थे और थोड़ा बहुत उनका एक्सप्लेनेशन देखते थे। आज के करंट अफेयर्स का पोर्शन थोड़ा सा अलग है, सेक्शन थोड़ा सा अलग है, इनका नेचर थोड़ा सा अलग है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। मुझे उम्मीद है कि क्लास आपको पसंद आएगी। चलिए शुरू करें। तो बच्चे, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क। इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क में सबसे बेस्ट कौन सा डिस्क्राइब करता है? आपके पास ऑप्शन 1 है, टू एस्टेब्लिश अ मिलिट्री अलायंस अमंग क्वाड कंट्रीज फॉर मेंटेनिंग सिक्योरिटीज एंड ऑपरेशन। क्वाड कंट्रीज बेसिकली क्या है? आप ये समझिए, क्वाड कंट्रीज में अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और जापान। ये 4 कंट्रीज आती हैं। इन्होंने बेसिकली जो पैसिफिक वाला रीजन है, जहाँ पर चाइना का डोमिनेंस ज्यादा रहता है, उसे काउंटर करने के लिए एक ग्रुप बना रखा है, जिसे हम बोलते हैं क्वाड ग्रुप। ये बेसिकली आपके मैरिटाइम सिक्योरिटीज को ज्यादा कंसर्न करेगा, उन पर ज्यादा फोकस करेगा। उनसे रिलेटेड कुछ भी होता है तो फिर क्वाड में प्रोविजन ये है कि साथ मिलकर लड़ेंगे, उसको साथ मिलकर काउंटर करेंगे, ठीक है। टू एस्टेब्लिश मिलिट्री अलायंस अमंग क्वाड कंट्रीज फॉर मैरिटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशंस। क्या इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क का ये मतलब है? तो लॉजिस्टिक से ही समझ में आता है कि यहाँ पे ये ज्यादातर लड़ाई की बात तो नहीं करने वाले, वेपन्स की बात नहीं करने वाले, तो यहाँ पे मिलिट्री वाला ऑप्शन कम सुटेबल नजर आता है, ठीक है। टू क्रिएट शेयर्ड नेटवर्क फॉर सिविलियन लेड डिजास्टर रिस्पॉन्स कोऑर्डिनेशन एंड एफिशिएंट ह्यूमैनिटेरियन एंड डिप्लॉयमेंट। तो ठीक है, इन केस ऑफ डिजास्टर हम बेटर रिस्पॉन्स कर सकें। क्या इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क उसलिए है? देखते हैं। टू प्रमोट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए एंड रिड्यूस टैरिफ एंड ऑन लॉजिस्टिकल गुड्स विद इन द इंडो पैसिफिक रीजन। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा आपको। ये वाला ऑप्शन अच्छा ऑप्शन है ना? टू डेवलप जॉइंट सर्वेलेंस मैकेनिज्म फॉर मॉनिटरिंग इलीगल फिशिंग एंड रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन। अपना आंसर आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। चलिए आंसर देख लेते हैं एक बार। इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क यानी आईपीएलएन इज ए मल्टीलेटरल इनिशिएटिव बाय क्वाड कंट्रीज। ये बात सही है, क्वाड कहीं ना कहीं लिंक है इनसे। तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएस, जो मैंने बताया था क्वाड के मेंबर्स हैं, ये इन्होंने स्पेशली बनाया है ताकि इन केस ऑफ डिजास्टर्स ये बेटर रिस्पॉन्स कर सकें। टू डेवलप ए शेयर्ड लॉजिस्टिक्स फ्रेमवर्क दैट इनेबल सिविलियन डिजास्टर रिस्पॉन्स, ठीक है, एक बेटर और फास्टर हम रिस्पॉन्स कर सकें इन केस ऑफ डिजास्टर। अब ये तो कहने वाली बातें हैं, यहाँ पर खाने पीने के सामान पहुंच सकते हैं जिस रूट के थ्रू, जिस माध्यम के थ्रू, उस माध्यम के थ्रू हथियार भी पहुंचाए जा सकते हैं। तो ये तो बस, अच्छा, क्वाड कंट्रीज का कोई ऐसा कुछ खास इंटरेस्ट है नहीं, है ना, समझना इस चीज को। वो तो बस ये कहते हैं कि हाँ, हम ह्यूमैनिटेरियन एड्स के लिए ये लॉजिस्टिक नेटवर्क बना रहे हैं, लेकिन उसके उसका इस्तेमाल समय आने पर कुछ और तरीकों से भी किया जा सकता है। ये सिनेरियो भी बन सकता है। खैर, फिलहाल इनकी बातों पर ही भरोसा करेंगे, ज्यादा हम अपना दिमाग लगाएंगे नहीं। फास्टर एंड एफिशिएंट डिप्लॉयमेंट ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एड थ्रू शेयर्ड लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनहेंस इंटर ऑपरेबिलिटी। तो कुल मिला के मतलब ये है कि देखो, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये दो कंट्रीज डायरेक्टली पैसिफिक ओशियन से जुड़ी हुई हैं, ठीक है, और डायरेक्टली चाइना इनको काउंटर करता है, इनके लॉजिस्टिक्स को काउंटर करता है, इनके मूवमेंट्स को काउंटर करता है। इंडिया इन्वॉल्व इसलिए हो गया है क्योंकि चाइना कभी कभी इंडियन ओशियन में भी खुरापात करता है, तो हम उसके ओशियन में जाके खुरापात करने लगे हैं ताकि हम काउंटर कर सकें। यूएस, क्योंकि यूएस काउंटर करना चाहता है चाइना को, तो कंटेंडर हैं वर्ल्ड पावर के लिए, तो यूएस का मेन कंटेंडर चाइना है, तो उसे काउंटर करना है। और दूसरा, जापान को सपोर्ट दे रखा है, जापान उसके प्रोटेक्शन में है यूएस के, तो इस वजह से भी उसे रिस्पॉन्ड करना पड़ रहा है। तो सबके इंटरेस्ट अपने अपने शामिल हैं इसमें, ठीक है।
अब यूजली क्या है कि देखो इंडिया के पास अपनी मैरीटाइम कैपेबिलिटी है, यूएस मोस्टली आपको पैसिफिक और जापान के आसपास उसके हमेशा शिप्स स्टेशन रहते हैं, तो वो आपको देखने मिलेंगे। अगर हम इसी एरिया में, पैसिफिक वाले एरिया में ही अगर हम सब चारों लोग घूम रहे हैं, तो जिसको जो नेटवर्क इंफॉर्मेशन जो मिल रही है उसको आपस में शेयर कर देंगे, ताकि हम नेविगेशन थोड़ा सा आसान बना सकें, रिस्पॉन्स थोड़ा सा इजी बना सकें, तो ये इंटरऑपरेबिलिटी हो सके, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करना कुल मिलाकर। तो अब आंसर बहुत क्लियर है, आंसर में कुछ ज़्यादा इफ एंड बट करने की जरूरत नहीं है ना। तो 3 ऑप्शन हमारा सही होगा, थर्ड ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विद रिस्पेक्ट टू रिवाइज्ड शक्ति पॉलिसी 2025 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हो सकता है शक्ति पॉलिसी आपने पहली बार सुन रहे हो, जिन्होंने सुन रखी है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, आप सही दिशा में तैयारी कर रहे हैं, और जिन्होंने नहीं सुनी है उनके लिए थोड़ी चिंताजनक बात है कि तुम कहीं ना कहीं गलत दिशा में जा रहे हो। चलो देख लेते हैं क्या है। It aimed to replace the previous multiple coal linkage category with a simplified two-window structure for thermal power plant. Okay, ठीक है। Next, a key objective is to discourage coal import substitution by ensuring cheaper availability of imported coal for coastal plant. ठीक है। The policy established an empowered committee headed jointly by the Union Minister of Power and Union Minister of Coal to resolve implementation issues. तो शक्ति पॉलिसी क्या बोलती है, मतलब क्यों बनाई गई है? तो बेसिकली इतना तो समझ में आ गया कि सारा पूरा मामला कोल से रिलेटेड है ना, कोल सेक्टर में कुछ ना कुछ घपला हुआ है, इसके लिए हमें शक्ति में पॉलिसी बनानी पड़ी है। ठीक है, शक्ति पॉलिसी बेसिकली है सिंप्लीफिकेशन ऑफ कोल एलोकेशन बाय मैपिंग ऑफ प्रीवियस 8 कोल लिंकेज कैटेगरी। देखो, कोल एलोकेशन इंडिया में हमेशा से एक हाई बर्निंग पॉइंट रहता है, मतलब ये हमेशा से अलार्मिंग पॉइंट रहता है, क्योंकि जिस भी कंपनी को ये दिया जाता है तो मैसिव एक्सट्रैक्शन होता है और मैसिव प्रॉफिट जनरेट होता है। तो कोल घोटाले कई बार भी सामने आए हैं सरकारों द्वारा, तो सिनेरियो है, मतलब इसमें चांसेस रहते हैं कि इसमें कोई ना कोई घोटाला हो सके। तो इसलिए क्या किया गया है, अच्छा इनका एलोकेशन भी ऐसा नहीं होता कि आप गए और आपने पता कर लिया कि इतना केजी इसमें या इतने टन इसमें कोल है, वो बस ब्लाइंडली दिया जाता है कि ठीक है वो साइट आपको दी जा रही है। ठीक है, उसमें से कितना निकला है वो तुम्हारी किस्मत है, हो सकता है ना निकले, हो सकता है बहुत ज्यादा निकला है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि 2 विंडो क्रिएट की गई। ठीक है, विंडो 1 जो कि नोटिफाइड प्राइस बताएगी, विंडो सेकंड जो प्रीमियम बेसिस बताएगी। ठीक है, तो ये ताकि ट्रांसपेरेंसी और फ्लेक्सिबिलिटी को एनहेंस कर सकें, ताकि कोई ये आरोप ना लगाए कि भाई उस व्यक्ति ने उसको रिश्वत देकर अपना कोल एलोकेशन कराया है। नेक्स्ट है, वन ऑफ द स्टेटेड ऑब्जेक्टिव ऑफ द पॉलिसी इज टू एनकरेज कोल इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। अब कोल इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन का मतलब आप ये समझो कि हमारे इंडिया में हाई क्वालिटी कोल नहीं आता। हाई क्वालिटी कोल आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में, हाई क्वालिटी, और मिलेगा आपको चाइना में। हम मोस्टली क्या करते हैं कि जब भी हमें हाई क्वालिटी कोल चाहिए होता है, हम प्रेफर करते हैं ऑस्ट्रेलिया से कोल को माइन करना, कोल को इंपोर्ट कराना। हमारे पास सब स्टैंडर्ड कैटेगरी का कोल काफी मात्रा में है। तुमने पता ही होगा कि ऑस्ट्रेलिया से जो कोल आता है उस पर अडानी का पूरी तरीके से कब्जा है, अडानी ने वहां पर वो कर रखा है ना, तो अडानी से हम लोग खरीदते हैं, तो एक ये भी सीन है। ठीक है, अब सरकार ये बोलती है कि जो हम वहां से कोल इंपोर्ट करते हैं वो काफी महंगा पड़ता है और फॉरेन करेंसी भी बाहर जाती है, तो कुछ ना कुछ सब्सटीट्यूशन ढूंढना चाहिए, कुछ ना कुछ इसका रिप्लेसमेंट ढूंढना चाहिए। ठीक है, तो रिप्लेसमेंट की ये बात करता है, बाय अलाउइंग इंपोर्टेड कोल बेस्ड प्लांट्स टू एक्सेस डोमेस्टिक कोल under window second, the policy aim to reduce reliance on the imported coal and save foreign exchange, not discourage this substitution। ठीक है, तो ये बोलते हैं कि भाई ऐसा है कि तुमको अगर हाई क्वालिटी चाहिए तो मिक्स करके ले लो, है ना, हाई कुछ वहां से ले लो, कुछ हमसे ले लो, ताकि एक डिपेंडेंसी कम हो सके। While an empowered committee is intended to establish the resolve implementation issue swiftly, it headed by the secretary of the Ministry of Powers and Ministry of Courts along with the chairperson of Central Electricity Authority। ठीक है, तो यहाँ पे समझ लो कि यहाँ पे मिनिस्टर शामिल नहीं है यहाँ पर,
कौन शामिल हो रहे हैं? यहाँ पे सेक्रेटरीज बेसिकली इन्वॉल्व हो रहे हैं फॉर द इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस। तो यहाँ पर बच्चे यूनियन मिनिस्टर वाला सीन चला गया है, यहाँ पे सेक्रेटरी शामिल हो रहे हैं। बाकी सब्सटीट्यूशन की बात कर रहे हैं तो हाँ ठीक है, ये बात सही है। कोल लिंकेज कैटेगरीज की बात कर रहे हैं और थर्मल पावर प्लांट्स के लिए रिप्लेसमेंट, ठीक है, ये भी ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकंड और अच्छा ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा, ओके ठीक है। अच्छा कोस्टल प्लांट्स, यहाँ पे कोस्टल प्लांट का कोई खास में योगदान है नहीं, है ना, तो इसे हटा दो, तो ओनली फर्स्ट आपका सही आंसर रहेगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेंट्रल ब्यूरो। सीबीआई का नाम बहुत सुना होगा, मूवीज में काफी चलता है, चलिए उनसे रिलेटेड कुछ जानकारी ले लेते हैं। ये बोलते हैं कि सीबीआई की जो लीगल पावर्स हैं ये डिराइव होती हैं फ्रॉम द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के थ्रू। द संथानम कमेटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन रिकमेंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सीबीआई। तो बच्चे यहाँ पे दो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एक बार नजर मार लो आप, है ना। ठीक, फिर हम आंसर करते हैं। सीबीआई के बारे में बात की गई है, सीबीआई को अपनी जो पावर्स हैं वो कहाँ से मिलती हैं? सीबीआई को अपनी पावर्स कहाँ से मिलती हैं? देखो ये बात सही है कि सीबीआई को अपनी पावर्स मिलती हैं फ्रॉम द दिल्ली स्पेशल दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के थ्रू बिल्कुल मिलती हैं। और सीबीआई को इस्टेब्लिश करने की बात भी संथानम कमेटी ने कही थी। दोनों ही बातें अपने आप में सही हैं, ठीक है। इवन ठीक है, हम्म, ठीक है, तो ये दोनों ही ऑप्शन सही है ना। और हाँ, इसके अपॉइंटमेंट जो मतलब सीबीआई का फॉर्मेशन है वो थ्रू द संथानम कमेटी रिकमेंडेशन हुआ था 1962 में। ध्यान रखना कब हुआ था, 1962 में संथानम कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद इसको स्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। तो बोथ वन एंड सेकंड आर करेक्ट एंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो ऑप्शन वन हमारा सही है यहाँ पे। नेक्स्ट है बच्चे नेशनल वाटरवेज। तो नेशनल वाटरवेज वन, नेशनल वाटरवेज टू, नेशनल वाटरवेज थ्री। तो वन कहता है कि ब्रह्मपुत्र रिवर पर है, दूसरा सेकंड कहता है गंगा भागीरथी हुगली रिवर पर है, और वाटरवे थ्री कहता है वेस्टर्न कोस्ट कैनाल सिस्टम है। ब्रह्मपुत्र रिवर आपको असम में देखने को मिलेगी, गंगा भागीरथी हुगली उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी, और वेस्ट कोस्ट कैनाल सिस्टम आपको केरला में देखने को मिलेगा। देखो ये दोनों ही चीजें ठीक है, ये बात भी ठीक है कि आपको ब्रह्मपुत्र असम में देखने को मिलती है, गंगा भागीरथी उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है ना, और ये वेस्ट कोस्ट कैनाल सिस्टम ये केरला में देखने को मिलता है। क्या ये फर्स्ट और सेकंड सही है अपने आप में? फर्स्ट और सेकंड सही है क्या? कंसीडर फॉलोइंग नेशनल। तो बच्चे नेशनल वाटरवेज पर एक बार बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो नेशनल वाटरवेज हम गंगा को मानते हैं, गंगा वाली जो नदी है जो भागीरथी से शुरू होती है और लास्ट में हुगली तक जाती है, तो वो सिनेरियो है, ये वाटरवे वन कहलाता है। क्या कहलाता है? वाटरवे वन, ठीक है। एंड पासेस थ्रू द सेवरल स्टेट इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो वन बी वाई, तो वन बी और वाई, तो मैंने कहा था बी और वाई आपस में कनेक्ट करते हैं, बाकी वन बी से कनेक्ट करेगा, ठीक है।
नेक्स्ट है नेशनल वाटरवे 2, ये ब्रह्मपुत्र को हम मानते हैं, तो ध्यान रखना 2 मेजर वाटरवे है, जिसमें गंगा वाला सबसे बड़ा वाटरवे है, देन वी हैव द ब्रह्मपुत्र वाटरवे। तो ये है ब्रह्मपुत्र वाटरवे, जो आज सही है। ये आसाम में देखने को मिलता है, कनेक्टिंग डुबरी टू सदिया, सदिया डोलक एक जगह है आपको देखने को मिलेगी, डोलक सदिया ब्रिज भी एक इनॉग्रेट किया गया था, शायद डोला सदिया है, डोलक नहीं है, ठीक है। तो ये देखने को मिलता है, हाँ ब्रह्मपुत्र पर है नेशनल वाटरवे 2, और जो कि असम में देखने को मिलता है। वाटरवे 3 आपको वेस्ट कोस्ट कैनाल, जो कि कोल्लम टू कोट्टापुरम देखने को मिलेगा केरला में, ठीक है। इंक्लूड चंपकर एंड उद्योग मंडल कैनाल्स देखने को मिलती है, ये बात भी यहाँ पे सही है। अब देखो कुछ वाटरवेज हैं, इनको देख लेना। ये वाला देखो जो वाटरवे है, जो गंगा वाला है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं नेशनल वाटरवे फर्स्ट, ठीक है, इसे हम बोलेंगे नेशनल वाटरवे फर्स्ट। बाकी जो हमें ब्रह्मपुत्र नदी पर देखने को मिलता है, इसे हम बोलते हैं वाटरवे 2, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड याद रखना, ये फेमस है। देन वी हैव द थर्ड वन इज दैट, ये जो वाटरवे है, इसे हम बोलते हैं वाटरवे थर्ड, ठीक है। इसी तरीके से वाटरवे आपको फोर्थ देखने को मिलेगा, जो गोदावरी पर और कृष्णा पर देखने को मिलेगा, ठीक है। गोदावरी और कृष्णा ये कोस्टल रीजन में देखने को मिलेगा, पूरा इस तरीके से ये स्लाइड करता है, ध्यान रखना। तो ये आपको वाटरवे 4 देखने को मिलेगा। देन वी हैव द वाटरवे 5, ठीक है, जो कि आपको देखने को मिलेगा उड़ीसा में। तो ये जो सिनेरियो है, ये जो वाटरवे है, ठीक है, ये वाटरवे 5 देखने को मिलेगा, तो याद रखना, ठीक है। तो हाँ, ये पूरा वाटरवे है आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इस पे हम लास्ट क्लास में भी एक एचडीआई पर क्वेश्चन कर चुके हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, उसमें सिर्फ हमने जो आया था इन्फॉर्मेशन उसको देखा था, ये थोड़ा सा डेप्थ में क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इनको देख लीजिए। क्या है एचडीआई? अब ये बोलते हैं कि एचडीआई के कंपोनेंट्स क्या हैं, मतलब किस चीज पर डिपेंड करता है। तो एचडीआई स्कोर्स रेंज फ्रॉम 0 to 1, क्या इसमें जो स्कोरिंग की जाती है वो 0 से 1 तक की जाती है, विद हायर स्कोर इंडिकेटिंग द हायर वैल्यू ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी 1 हायर डेवलपमेंट दिखाता है और 0 लोअर डेवलपमेंट दिखाता है, क्या ऐसा है? द एजुकेशन कंपोनेंट ऑफ एचडीआई गिव इक्वल वेटेज टू अडल्ट लिटरेसी रेट एंड ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। द इनइक्वालिटी adjusted HDI will always be equal to or lower than the HDI for any country। अगर हम इनइक्वालिटी को एडजस्ट कर ले तो वो हमेशा लोअर या एटलीस्ट बराबर तक रहेगी, अबव नहीं जाएगी। चलिए एक बार डिटेल्स जान लेते हैं सबके बारे में। तो बच्चे देखो, एच जो इंडेक्स है, नॉर्मलाइजिंग इंडेक्स है, जो कि 0 से 1 तक के लिए काम करता है, ठीक है। और जो 1 के पास होता है, यानी 1 वाला जो है वो हायर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी में आता है, अचीवमेंट में आता है, और 0 वाला लोअर में आता है। ये बात सही है, यानी फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही बोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सेकंड हम देख लेते हैं, द एजुकेशन component of HDI is currently measured by 2 indicator, means mean year of schooling for the adult age and 25 years and older, and expected year of schooling for children of school entering age। ध्यान रख लेना कि आपने टोटल नंबर ऑफ ईयर्स आप कितने साल स्कूल में गए हो और किस एज में गए हो, तो दोनों ही में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। इट डज नॉट यूज अडल्ट लिटरेसी रेट, ठीक है, अडल्ट लिटरेसी रेट इस्तेमाल करता ही नहीं है। एंड ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, इट इज इट करंट मेथड, दीज वर यूज्ड इन ओल्डर वर्जन, तो ये पहले इस्तेमाल होते थे, ध्यान रखना। अभी फिलहाल क्या है कि आप कितने साल तक स्कूल गए हो, किस एज में आपने स्कूल में एंटर किया है, ठीक है। तो मीन स्कूलिंग ईयर्स आपके काउंट करता है और एंटरिंग एज काउंट करता है। तो द इनइक्वालिटी एडजस्ट HDI, inequality adjusted HDI for the inequalities for the distribution of health, education and income, इनमें अगर कोई इनइक्वालिटी है उसको एडजस्ट करते हैं। सिंस इनइक्वालिटी is in any dimension reduce the overall level of the human development, the HDI will equal to the HDI only if there is perfect equality. In all other cases it is lower, the difference between the HDI and is the loss in human development due to inequality।
कुल मिला के बच्चे बात समझो। इसमें ये बोल रहा है कि हमने कुछ HDI नापी, ठीक है, और उस HDI में अगर हम इनइक्वालिटी को काउंट करेंगे, उसे एडजस्ट करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि इस दुनिया में कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि जहां पर आपको परफेक्ट इक्वालिटी देखने को मिले। हर कंट्री में इनइक्वालिटी है और वो डिफरेंट बेसिस पर है, चाहे वो इनकम में हो, एजुकेशन में हो, हेल्थ में हो, इनइक्वालिटी है। जब भी हम किसी डेटा में इनइक्वालिटी को काउंट करेंगे तो हमेशा वो डाउन जाएगा। अगर किसी कंट्री में, हाइपोथेटिकली इमेजिन कर लो, किसी कंट्री में परफेक्ट इक्वालिटी है, तो HDI इंक्रीज नहीं करेगा, जीरो पर रहेगा, मतलब कोई चेंज नहीं आएगा, ऊपर नहीं जाएगा और ना ही नीचे जाएगा। ऊपर तो जा ही नहीं सकता, ऊपर तक का कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप ओवर इक्वालिटी कर ही नहीं सकते, ओवर इक्वालिटी जैसा कुछ होता भी नहीं है, ठीक है। तो इक्वालिटी पर आप स्टेबल रहोगे, मतलब जहां पर हो HDI आपका परफेक्ट दिखाएगा। तो इनइक्वालिटी अगर है तो डाउन जाएगा, ये बात ठीक है। तो यहाँ पर आप बता ही सकते हो कि ऑलवेज इक्वल और लोअर देन द HDI फॉर एनी कंट्री, ये बात सही है। सेकंड वाला हमारे यहाँ पे गलत है। तो फर्स्ट एंड थर्ड ये हमारे सही है, यानी दो सही है, ओनली टू, ठीक है। क्योंकि अडल्ट लिटरेसी रेट को हम नए वाले मेथड्स में काउंट नहीं कर रहे हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपसे बोला था कि HDI इंडेक्स रिलीज हुआ है रिसेंटली, तो उसमें हमारी रैंकिंग क्या रही थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द अनक करकाटू वॉल्केनो known for its recent eruptive activity is located in which of the following geographical region, ठीक है। वोल्केनोज क्या होते हैं बेसिकली, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो बच्चे देखो यहाँ पे समझो एक चीज, कि आपके पास क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन में अनक करकाटू करके देखा है वॉल्केनो। अब ये कहाँ पर है ये आपको बताना है। तो देखो बच्चे, हवाईयन आर्किपेलागो ऑफ पैसिफिक ओशियन, पेनिनसुलर फार ईस्ट रशिया, एजेंसी नियर ग्रीस। तो देखो ग्रीस में इस तरीके के नाम नहीं चलते हैं, तो ग्रीस आप इजीली रिमूव कर सकते हो। रशिया में भी इस तरीके के नाम नहीं चलते हैं, तो ये आप रिमूव कर सकते हो। रह गया हवाई और सुंद्रा स्ट्रेट। इसमें आप देख लो, ये अनक करकाटू ये बहुत सिमिलर है। वहाँ के आइलैंड्स के हिसाब से देखा जाए तो सुंद्रा स्ट्रेट और जावा आइलैंड्स के आसपास का ये देखने को मिलता है, अंदाज है, ठीक है, कॉमन सेंस लगा लो। अब एग्जैक्ट आंसर देख लेते हैं क्या है। अनक करकाटू का नाम है चाइल्ड ऑफ करकाटू, करकाटू, ठीक है। तो अनक करकाटू का नाम है, मतलब है चाइल्ड ऑफ करकाटू। ये एक वॉल्केनिक आइलैंड है, ठीक है, जो कि आपको कैल्डेरा फॉर्म्ड इमर्ज फ्रॉम द कैल्डेरा formed after the catastrophic 1883 eruption of Krakatoa, ठीक है। 1883 में भी एक क्रकाटो हुआ था। अब क्रकाटो क्या है, वो समझ लो। क्रकाटो एक वॉल्केनो है ना, और इस वॉल्केनो के इरप्शन से, है ना, जब ये वॉल्केनो 1883 में इरप्ट हुआ, तो इसी के साइड से एक छोटा सा वॉल्केनो भी फॉर्म होता है, जिसे हम बोलते हैं अनक करकाटो। मेन है करकाटो, देन अनक करकाटो। नाम हो सकता है कुछ और प्रोनाउंस करता हो, लेकिन हमारे आंसर के लिए आप जो प्रोनाउंस कर लो वो ठीक है। आपसे कोई ये नहीं पूछने वाला कि आप इसको गलत प्रोनाउंस क्यों कर रहे हो, बस सही आंसर लगा दो कुल मिला के। इट इज लोकेटेड इन द सुंद्रा स्टेट विच लाइज बिटवीन मेजर इंडोनेशियन आइलैंड ऑफ जावा एंड सुमात्रा, ठीक है। अब देखो जावा और सुमात्रा ये जो आइलैंड हैं, इंडोनेशिया वाला जो बेल्ट है, ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया जापान तक जो बेल्ट होकर जाती है, इसे हम बोलते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। क्या बोलते हैं? पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत बड़ी मात्रा में आपको वॉल्केनोज देखने को मिलेंगे और प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट्स भी देखने को मिलती है हमें यहाँ पे, ठीक है। तो ड्यू टू सबडक्शन ऑफ, यहाँ आ गया, ड्यू टू सबडक्शन ऑफ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स बीनीथ द यूरेशियन प्लेट,
तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट ये सबडक्ट होती है, इस वजह से हम ये देखने को मिलते हैं वॉल्केनोस। ठीक है, एक मिनट, मैंने शायद कहीं मैप लगाया था इसका। हाँ, ये है रिंग ऑफ फायर। ठीक है, अभी हम जो बात कर रहे हैं वो ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पर हमें आपको देखने को मिलेंगे, ये जो एरिया है ये सनराइज स्टेट, और ये आपको देखने को मिलेंगे वॉल्केनोस। यहाँ पर बड़ी मात्रा में वॉल्केनो देखने को मिलेंगे। अब एक चीज नोटिस करोगे कि वॉल्केनोस की जो लाइन है वो कुछ इस तरीके से होकर जाती है और एक रिंग फॉर्म करती है अराउंड द पैसिफिक ओशियन। ठीक है, ठीक है, तो ये कुछ रिंग फॉर्म करती है, इसे बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे हाँ, वॉल्केनोज बड़ी मात्रा में देखने को मिलेंगे, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है जगह, है ना। और दूसरा आपको फॉर्मेशन देखने को मिलेगा जहाँ जहाँ प्लेट्स डिस्टर्ब हो रही हैं, प्लेट्स एक दूसरे टकरा रही हैं, एक ये जो बाउंड्री है ये आपको देखने को मिलेगी, है ना। अब ये प्लेट टेक्टोनिक बाउंड्री है, यहाँ पे सबडक्शन देखने को मिलेगा, और इन्हीं के पास में ये जो है ये वॉल्केनो देखने को मिलेंगे। ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना, जहाँ पे सबडक्शन होता है वहां पर उससे थोड़ा सा हटकर आपको वॉल्केनो देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये वॉल्केनो देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो प्लेट टेक्टोनिक और सबडक्शन का इसका वॉल्केनो का काफी अच्छा खासा दोस्ती है, तो हमें देखने को मिल जाता है। अब देखो वॉल्केनो है क्या बेसिकली। ये जो अंदर जो हीट फॉर्म हो रही है मोल्टेड रॉक्स हैं। ठीक है, क्योंकि देखो इतना हमें मालूम है कि हमारे अर्थ के अंदर बहुत गर्मी है। ठीक है, नीचे कोर के पास जाओगे तो बहुत गर्मी आपको देखने को मिलेगी। आपको हर चीज मेल्टेड फॉर्म में देखने को मिलेगी, आपके पत्थर पत्थर जो भी हैं, मेटल फेटल गैसेस जो भी मटेरियल्स हैं वो सब मेल्टेड फॉर्म में है। अब कभी कभी क्या होता है कि ये जो प्रेशर है मेल्टेड मेल्टेड फॉर्म्स का, ये इसको हम बोलते हैं मैग्मा। ये जो मॉल्टन रॉक्स हैं इन्हें क्या बोलते हैं, मैग्मा बोलते हैं। कभी कभी क्या है, ये जो प्रेशर है ये काफी बढ़ता है और ये बाहर निकलने की जगह ढूंढता है। तो जब ये बाहर निकलने की जगह ढूंढता है, ये कहाँ, एस्थेनोस्फीयर में है। कहाँ पर है ये, एस्थेनोस्फीयर में, जिसे हम बोलते हैं मेंटल। देन वी हैव द क्रस्ट। तो कुछ इनमें से जगह ऐसी होती है जहां हमें वीक स्पॉट्स देखने को मिल जाते हैं और ये मैग्मा ऊपर राइज कर जाता है। ठीक है, ऊपर राइज कर जाता है मैग्मा, और फिर यहाँ पर जब प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट्स होते हैं तो प्रेशर पड़ने की वजह से, या यहाँ पर अपना इसका जो खुद का प्रेशर है ये ज्यादा क्रिएट हो जाए, या कोई प्लेट है वो इसकी तरफ दब जाए, तो या गैसेस का रिएक्शन फॉर्म हो जाए किसी भी कंडीशन में, ये फिर से जगह ढूंढता है निकलने की। देखो नीचे जा नहीं सकता, नीचे ऑलरेडी हाई प्रेशर है। ठीक है, अगल बगल से ऑलरेडी हमको अर्थ क्रस्ट देखने को मिलता है, तो वहां पे निकल नहीं सकता। अब अर्थ क्रस्ट में से ही जगह ढूंढता है कहीं पर इसको वीक स्पॉट मिल जाए ताकि ये एटमोस्फेयर में निकल सके। ठीक है, ये जो एरिया है इसे बोलते हैं हम लिथोस्फियर। ठीक है, अभी एटमोस्फेयर में निकलने के जहां से निकलेगा इस फॉर्मेशन को हम बोलते हैं वॉल्केनो। इस फॉर्मेशन को क्या बोलेंगे, जो ट्रायंगल फॉर्म में हो गया, ये हो गया हमारा वॉल्केनो। अब ये जब वॉल्केनो इरप्ट होता है, यहाँ से जो मैग्मा है, जब ये मैग्मा निकलता है और जब बाहर आता है, ध्यान रखना, जैसे ही अर्थ सरफेस से ऊपर आएगा हम इसे लावा बोलना शुरू कर देंगे। क्या बोलेंगे, लावा। तो बेसिकली लावा और मैग्मा है एक ही चीज, जब तक ये अर्थ के अंदर है तब तक मैग्मा है, और जैसे अर्थ के बाहर आया तो हम इसे लावा बोलेंगे। और जैसे ये इरप्ट होता है तो इसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि मोल्टेड रॉक्स ही मिलेगा आपको, बहुत सारी गैसेस देखने को मिलती हैं, एशेस देखने को मिलेगी, और फिर जाके ये कभी कभी होता है कि देखो बहुत बड़ी मात्रा में इरप्ट होता है, इतना होता है कि आपको एहसास हो कि कोई बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, इतना प्रेशर से भी निकलता है। और कभी कभी धीमे 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 निकलता रहता है, तो वो भी सीन है, दोनों ही तरीके से इरप्ट होता है। ठीक है, अब जहां पर ये सेटल होता है वहां पर रॉक फॉर्मेट करेगा, क्योंकि मोल्टन रॉक है, जब ठंडी होंगी तो ये रेगुलर रॉक्स में कन्वर्ट होंगी। ठीक है, तो रॉक फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। चलिए अब बात कर लेते हैं जो इरप्शन है ना, इरप्शन की फ्रीक्वेंसीज के बेसिस पर भी हमने वॉल्केनोज को डिवाइड कर रखा है। ठीक है, चाहे वो एक्टिव वॉल्केनो हो, डोरमेंट वॉल्केनो हो, या और कैटेगरीज हो, उनमें कर रखा है डिवाइड। देखो कुछ वॉल्केनो ऐसे हैं जो कि हजारों सालों से इरप्ट ही नहीं हुए, वो शांत पड़े हुए। ठीक है, उन्हें हम डोरमेंट वॉल्केनो बोल रहे हैं, जो फ्रीक्वेंसी वाइज रेगुलर बेसिस पर 10 साल में 15 साल में इरप्ट होते रहते हैं।
उन्हें हम एक्टिव वॉल्केनो की कैटेगरी में डालते हैं। ठीक है, तो उन्हें हमने कैटेगराइज कर रखा है, जो कि फ्रिक्वेंटली इरप्ट होते रहते हैं। और इरप्ट हमें देखने को मिलेगा पैसिफिक रिंग पर। ठीक है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पर हमें देखने को मिलता है, खास करके न्यूजीलैंड और साउथ एशिया, जापान, वेस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका, यहाँ पे जो मैंने अभी रिंग बताई थी वहां पर मोस्टली एक्टिव वॉल्केनो है। ठीक है, और 90% ऑफ ऑल अर्थक्वेक्स वर्ल्ड वाइड स्ट्राइक विद इन द रीजन। तो जैसा मैंने बताया था, प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर टकरा रही हैं, एक नीचे जा रही है, एक ऊपर जा रही है, एक दूसरे मूवमेंट होता है, तो इन्हें लावा, जो हमारा मैग्मा है, इसको आसानी मिल जाती है। जहाँ पर जॉइंट्स होते हैं प्लेट्स के, वहां पर आसान होता है मैग्मा का बाहर निकलना। ठीक है, एक ये सिनेरियो है। तो हमें ज्यादातर प्लेट्स की मूवमेंट के पास में ये देखने को मिलेगा। दुनिया के 90% जो अर्थक्वेक है वो यहीं देखने को मिलता है हमें। कारण है, या तो वॉल्केनो इरप्ट होगा तो अर्थक्वेक देखने को मिलेगा, या प्लेट्स मूव करेंगे तो वहां देखने को मिलेगा। तो ये पूरा सिनेरियो हमें देखने को मिलता है। ठीक है, वॉल्केनिक एक्टिविटी लिंकेज लिंक टू द टेक्टोनिक प्लेट्स। एग्जांपल के तौर पे लिख दो, किलाउ इन हवाई, सेंट मारिया इन ग्वाटेमाला। तो ये कुछ एक्टिविटीज आपको देखने को मिलेंगी, वॉल्केनिक एक्टिविटीज ड्यू टू प्लेट्स टेक्टोनिक। देन वी हैव द डोरमेंट वॉल्केनो। मैंने आपको बताया था कि दोज हु आर नॉट एक्सटिंक्ट, जो खत्म नहीं हुए हैं लेकिन फटे भी नहीं हैं, है ना। रिसेंट हिस्ट्री में हमें देखने को नहीं मिलते कि ये कभी एक्टिव हुए थे, लेकिन अंदर इनके अभी गर्मी है, अभी ये जिंदा हैं। तो एक्सटिंक्ट नहीं हुए हैं, बल्कि इरप्ट नहीं हुए हैं, बस बस इतना है। और ये कब इरप्ट हो जाए किसी को कुछ नहीं मालूम है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे माउंट किलिमंजारो देख लो, है ना। ये तंजानिया में देखने को मिलेगा। ये हाईएस्ट माउंटेन है अफ्रीका का, ध्यान रख लेना, फैक्ट है, कुछ ध्यान रखना। माउंट किलिमंजारो क्या है, एक वॉल्केनो, डोरमेंट वॉल्केनो है, और हाईएस्ट माउंटेन है अफ्रीका का। ठीक है, कहाँ पर देखने को मिलेगा, तंजानिया में। एक्सटिंक्ट वॉल्केनो और इनएक्टिव वॉल्केनो, यानी जो अब खत्म ही हो चुके हैं, जिनकी उम्मीद अब नजर नहीं आती है कि ये कभी फटेंगे भी। तो इवन जियोलॉजिकल पास्ट का मतलब आप ये समझो कि पिछले 10-12 हजार, 10-15 हजार सालों में भी हमने इनको कभी एक्टिव होते हुए नहीं देखा। तो हम इन्हें एक्सटिंक्ट और इनएक्टिव वॉल्केनोज की कैटेगरी में डाल देते हैं, यानी कभी यहाँ से बाल लावा बाहर निकला होगा, अब कोई उम्मीद नजर नहीं आती है। एग्जाम्पल के तौर पे धिनोधार हिल गुजरात में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नेचर के फॉर्म में अगर हम देखेंगे तो बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इरप्शंस, किस तरीके से इरप्ट करते हैं, उसके बेसिस पे भी हमने कई सारे डिवाइड कर रखे हैं। जैसे सील्डेड वॉल्केनो है, शील्ड वॉल्केनो है, ये लार्जेस्ट एंड जेंटल वॉल्केनो है, जो कि बसाल्ट लावा से बने हैं। ठीक है, तो फॉर्म प्राइमरली फ्रॉम द बसाल्ट लावा। इनमें लो एक्सप्लोजिविटी देखने को मिलती है, यानी एकदम बहुत धमाके के साथ नहीं फटते हैं, लेकिन ये धीमे 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 लावा उगलते रहते हैं। ठीक है, तो लो एक्सप्लोजिविटी अनलेस वाटर इंटरेक्ट विद वेंट। हाँ, अगर कोई पानी फानी इसमें न जुड़ जाए तो बात अलग है, नहीं तो ये नॉर्मली बिहेव करते हैं। Lava flow in the mountain like the manner building the cinder cones around the vent before spreading out। आप ये मान के चलो कि जो लावा है, सिंडर कोन का मतलब ये हो गया कि देखो, जैसे ये एक माउंटेन है, ठीक है, यहाँ से लावा फॉर्म हुआ, यहाँ से निकला, ये धीमे धीमे यहाँ पे सेटल होता चला जाएगा। ठीक है, धीमे धीमे, क्योंकि बहुत तेजी से नहीं निकल रहा है, इसलिए ये सेटल होता चला जाएगा इस फॉर्म में, तो इसलिए कोनिकल फॉर्म बनाता हुआ चला जाता है। ठीक है, और जो बहुत तेजी से इरप्ट होते हैं वो बहुत दूर तक लावा को फेंकते हैं और एकदम से इरप्ट होते हैं। ये धीमे धीमे और यहाँ पे रॉक फॉर्मेशन क्रिएट करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे हवाई वॉल्केनो, ये क्लासिकल एग्जाम्पल है सिल्ड वॉल्केनो का। देन वी हैव द कंपोजिट वॉल्केनो। कंपोजिट वॉल्केनो इरप्ट कूलर थिकर लावा कंपेयर टू सिल्डेड वॉल्केनो। अच्छा, लावा की क्वालिटी के हिसाब से भी डिपेंड करता है कि कितना थिक लावा ये इरप्ट हो रहा है, या कितना पतला लावा इरप्ट हो रहा है। दे विल्ट ओवर द टाइम थ्रू द न्यूमरस एक्सप्लोसिव इरप्शन, लेइंग एसेस माइक्रोक्लास्ट प्लास्टिक पायरोक्लास्टिक मटेरियल्स विद लावा फॉर्म्स। एग्जांपल के तौर पे मायन वॉल्केनो फिलीपींस में देखने को मिला, माउंट फुजी, ये फेमस है माउंट फुजी, ये आपको जापान में देखने को मिलेगा। माउंट रेनर, ये वॉशिंगटन में देखने को मिलेगा। ये कुछ
बेसिकली इनकी एक पहचान यही है कि लावा काफी थिक होता है इनका, ठीक है, तो उस हिसाब से देखना। देन वी हैव द क्लेडर्स, कैल्डर्स, कैल्डेराज हमारे पास हैं। दे आर द मोस्ट एक्सप्लोसिव वॉल्केनो। तो कैल्डेराज क्या है? मोस्ट एक्सप्लोसिव वॉल्केनो है, प्रोन टू कोलैप्सिंग इनवर्ट्स ड्यूरिंग इरप्शन। अब देखो क्या है, मैंने आपको बोला था कि जो हमारा माउंटेन है वो कुछ इस तरीके से फॉर्म हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे एक ओपनिंग है, ठीक है, ये एक ओपनिंग है और यहाँ से लावा निकलता है, और जब लावा निकलता है तो यहाँ पर जो लावा ऑलरेडी स्टोर्ड है माउंटेन के अंदर, ये बाहर निकलता है, और जब बाहर निकलता है तो मोस्ट पॉसिबली हम ये देखते हैं कि जो इसकी ओपनिंग है ये अंदर की तरफ गिर जाती है, क्योंकि ये वॉल्स कमजोर हो जाती हैं तो ये अंदर की तरफ गिर जाते हैं, ठीक है, तो इसलिए आप ये बोल सकते हो अच्छा अंदर की तरफ गिरते हैं तो फिर ये लावा को और भड़काते हैं, ठीक है, तो ये ऊपर की तरफ फॉर्मेशन ना करते हुए ये अंदर की तरफ गिरते हैं, क्योंकि अंदर ये हॉलो हो रखे होते हैं इस वजह से, तो अपवर्ड नहीं जाएंगे बल्कि ये इनवर्ड जाएंगे, ध्यान रखना। रिजल्टिंग डिप्रेशन आर कॉल्ड कैल्डेरास, ठीक है, तो ये एक फॉर्मेशन देख लेना। दूसरा है फ्लड बसाल्ट प्रोवेंसेस। These volcano erupt highly fluid lava that travel long distance covering the areas with thick basalt flow। देखो मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास लावा निकलेगा अगर ये पतला है ना, हाईली फ्लूइड है तो ये बहुत दूर तक ट्रेवल कर पाएगा, है ना। अभी इरप्ट हुआ है तो नीचे तक काफी लॉन्ग डिस्टेंस कवर कवर करेगा, ठीक, तो बस ये। और थिक वाला मैंने आपको बताया ही था, थिक वाला हमारा ये रहता है कंपोजिट वॉल्केनो, देन उसका अपोजिट मान को चलो तो फ्लड बसाल्ट प्रोवेंस, तो ये रहेगा। मिड ओशियन रिज वॉल्केनो। मिड ओशियन रिज मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ धरती पर ही आपको लावा देखने को मिलेगा, ये वॉल्केनो देखने को मिलेगा, समुद्र के बीचों बीच भी आपको देखने को मिलेगा। समुद्र के बीचों बीच मतलब अंदर पानी के अंदर, ठीक है, जैसे एक रिज है हमारी मिड ओशियन रिज, तो वहां पे हमको देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ धरती जो हम देख पा रहे हैं जमीन वहीं पर ये फॉर्म हो रही हैं, प्लेट्स आपस में टकरा रही हैं, पानी के अंदर भी टकरा रही है ना, और जहाँ पानी के अंदर टकराएंगी वहां से भी वॉल्कन इरप्ट होगा। हालांकि वो हमें दिखाई नहीं देता है, वो बात अलग है समुद्र के ऊपर, लेकिन हाँ लावा निकलता है जमीन के अंदर से, कांटेक्ट में आता है पानी के, और फिर कूल डाउन होता है। जो जमीन से ऊपर आता है वो हम देख पाते हैं, वो सीधा एटमोसफियर में देख पा रहे हैं उसे, ठीक है। तो मिड ओशियन रिज वाला भी आपको देखने को मिलेगा, ये भी वॉल्केनो देखने को मिलते हैं हमें, ठीक है। अब मिड ओशियन रिज वाला मैं आपको बताऊं कि कुछ इस तरीके से आप समझो, ये जो पानी के अंदर है, ये जो मैंने आपको बताई थी ये वाला सिनेरियो, यहाँ पर लावा अगर निकलेगा भी तो किसे दिखाई देगा? किसी को नहीं दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ तो पूरा पानी पानी है, अटलांटिक ओशियन है ना। ऐसे यहाँ पर पैसिफिक में अंदर अगर कहीं दिखाई देगा तो नहीं पता चल रहा, वो सिनेरियो भी है, ठीक है। अब वॉल्केनोज किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आप ये देख लो, एक तो सरकम पैसिफिक बेल्ट है जो मैंने ये बता चुका हूँ, ये वाली बेल्ट जिसे रिंग ऑफ फायर बोल रहे हैं। देन वी हैव द मिड वर्ल्ड माउंटेन बेल्ट और अफ्रीकन रिफ्ट वैली बेल्ट। तो ये हो गई अफ्रीकन रिफ्ट, अफ्रीका रिफ्ट कर रहा है आपको पता ही है ना, अफ्रीका टूट रहा है और रिफ्ट कर रहा है, तो वो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये सिनेरियो है, जो बड़े वाले स्पॉट्स हैं ना ब्लैक वाले, ये हॉट स्पॉट्स हैं, ये ज्यादा संभावना है कि यहाँ पे आपको वॉल्केनो फ्रिक्वेंसी वाइज ज्यादा देखने को मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मिशन संकल्प मेजर एंटी नक्सल ऑपरेशन प्राइमरीली टारगेट विद जियोग्राफिकल एरिया नोन टू मॉइस्ट स्ट्रॉन्गहोल्ड। देखो यूजली क्या, अभी माओइज्म का जो सिनेरियो है अब कमजोर पड़ चुका है, लेकिन फिर भी अभी कुछ ना कुछ जगह पर हमें एक्टिव देखने को मिलता है। तो एक मिशन चला रखा है हमने, मिशन संकल्प। क्या चल रखा है? मिशन संकल्प। अब ये बताना है एंटी नक्सल ऑपरेशन है कहाँ पर चल रहा है, ये आपको बताना है। देखो मिशन संकल्प हमारा फोकस करता है करेगोटा हिल्स पर, ठीक है, करेगोटा हिल्स पर भी फोकस करता है, और ये बेसिकली आपको छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बॉर्डर पर ये हिल्स देखने को मिलेंगी। इन हिल्स में बहुत डेंस फॉरेस्ट देखने को मिलेगा, जिससे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इन्हें ब्रीड आउट करना, इन्हें उठा के
ढूंढना और खत्म करना माओइज्म को। ठीक है, दिस रीजन पर्टिकुलरली स्ट्रेडलिंग बीजापुर डिस्ट्रिक्ट इन छत्तीसगढ़ एंड मुलुगु भद्रदरी कोट्टागुडम डिस्ट्रिक्ट इन तेलंगाना। तो यहाँ पे देखने को मिलेगा तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर के पास ये 2 डिस्ट्रिक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, बीजापुर डिस्ट्रिक्ट और मुलुगु और भद्रदरी कोटागढ़ डिस्ट्रिक्ट्स, ये आपको देखने को मिल जाएगी, जहाँ पर माओइज्म अभी थोड़ा सा बचा हुआ है, मतलब यहीं बचा हुआ है, बाकी जगह सब जगह खत्म कर चुके हैं। ठीक है, अब ये ऑपरेशन लॉन्च किए जाते हैं, सबको पता है इंटेलिजेंस इनपुट्स आएंगे तब लॉन्च किए जाते हैं। ठीक है, और ये पता चला है कि यहाँ पे सीनियर माओइस्ट कैडर अवेलेबल है, तो और इनके साथ साथ आपको पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी बटालियन 1 और दंडकारण्य स्पेशल जोन कमेटी देखने को मिलेगी एंड तेलंगाना स्टेट कमेटी ऑफ माओइस्ट इन द स्पेसिफिक एरिया जहाँ पे देखने को मिलता है। करेगोटा हिल्स जाना जाता है एक और नाम से द ब्लैक फॉरेस्ट हिल, क्योंकि बहुत डेंस है, अर्थ पर रियरली सनलाइट गिरती है, तो इसलिए ब्लैक फॉरेस्ट कहा जाता है इसे। दिन में भी आपको रात का एहसास दिला देगा। ठीक है, तो ठीक है, वाइल अबू जमद सरंद एंड मलिकानगिरी आर ऑल्सो नोन एज LWE affected areas. मिशन संकल्प कोर ऑपरेशन थिएटर इज करेगोटा हिल्स। तो कुल मिला के हमारा करेगोटा इसमें कोई अगर है तो फिर छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर ये सही आंसर हो जाएगा। इन पर भी आपको माओइज्म थोड़ा सा डिफिकल्ट देखने को मिलेगा, लेकिन मिशन संकल्प इन बाकी 3 ऑप्शंस पे फोकस नहीं करता है। अफेक्टेड जरूर है लेकिन फोकस नहीं है। ठीक है, फोकस सिर्फ करेगोटा हिल्स पर ही है, ध्यान रखना। एक जो चीज है, अभी रिसेंटली वॉर चला था, थोड़ा सा हमारी टसल्स चली थी पाकिस्तान के साथ, है ना, तो कुछ वेपन्स आपने न्यूज में देखे होंगे जो कि बार बार दिखाए जा रहे थे, मीडिया द्वारा बताए जा रहे थे। चलिए उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। S-400 जो कि सभी अब तो शायद फेमस ही हो गया है, इसका तो मतलब कुछ डिस्कस करना ही नहीं होता है। S-400 तो ये समझ लो कि और शायद किसी वेपन का आपको नाम याद ना रहे, S-400 शायद कोई नहीं बोलेगा, शायद पूरे हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे को S-400 याद हो गया है। ये पता है कि हमने कहाँ से लिया था, रसिया से लिया था। ठीक है, ये क्या एक लॉन्ग रेंज है ना, 400 मतलब 400 किलोमीटर की लॉन्ग रेंज ये कवर करता है। ठीक है, तो ये सिनेरियो है बच्चे, तो बहुत आसान है। क्या है ये? S-400 लॉन्ग रेंज एंटी मिसाइल और एंटी डिफेंस, एंटी एयर डिफेंस करके है ये बात। ठीक है, एयर डिफेंस सिस्टम है। तो ठीक है, बाकी इनके बारे में कम सुना होगा आपने, क्योंकि न्यूज में कम ही दिखाई गई थी। बराक 8, बराक 8 मल्टीपल रॉकेट सरफेस टू एयर मिसाइल, आकाश सैम सरफेस टू एयर मिसाइल आकाश, S-125 पिशोरा, ये आपको नाम नहीं सुना होगा सर, मुझे लगता है इतना। ठीक है, एक बार देख लेते हैं क्या है। ठीक है, देखो बराक 8 जो है ये हमने इसराइल के साथ मीडियम रेंज की मिसाइल मल्टी रॉकेट, हाँ, सरफेस टू एयर मिसाइल्स हमने डेवलप की है ना? तो ये हमने इसराइल के साथ की है, इंडिया और इसराइल के साथ। ठीक है, आकाश आपको पता ही है, आकाश नाम ही इंडिजिनस है, तो आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल ये इंडिजिनस मीडियम रेंज की है। ठीक है, देन हमारे पास बचा S-125 पेशोरा, ये हमने शॉर्ट रेंज के लिए है, जो कि रसिया से कवर किया है, लिया है हमने। ठीक है, एक बार डिटेल पढ़ना चाहो तो डिटेल पढ़ लेना, ये क्या है। अप टू 400 किलोमीटर की तक की रेंज है, सरफेस टू एयर मिसाइल है S-400 ट्रायम्फ। और एस रशिया जो इस्तेमाल करता है वो S-500 इस्तेमाल करता है। ठीक है, बराक 8 MRSM, दैट इज मल्टी रेंज, सॉरी ये मल्टी रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, डेवलप्ड बाय DRDO एंड इसराइल। ठीक है, तो इसकी रेंज अप्रोक्सीमेटली 70 टू 80, 70 टू 100 किलोमीटर है। देन वी हैव द सैम, आकाश सैम, तो इंडिजिनस से डेवलप है, मिड रेंज। इसकी रेंज कितनी है? 25 टू 30 किलोमीटर। ठीक है, इसका एक्सटेंडेड वर्जन है हमारे पास आकाश NG न्यू जनरेशन। तो इसकी
एक्सटेंडेड रेंज है 70 किलोमीटर से ऊपर की रेंज हमको देखने को मिल जाती है एक्सटेंडेड वर्जन में। S125 पिछोरा करके है, ये हमारा शॉर्ट रेंज है, सैम है, रशिया से डेवलप किया है, अराउंड 35 किलोमीटर की ये है। ठीक है, तो सिनेरियो ये काफी आसान क्वेश्चन था, मुझे उम्मीद है सब कर ही लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है ना, और मैं चाहूंगा कि आप इसको देखो। नेक्स्ट वी हैव द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम UIP, मिशन इंद्रधनुष, यूविन प्लेटफॉर्म, इविन आपको देखने को मिला इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। मैच द फॉलोइंग करना है विद द स्पेशल कैचअप कैंपेन फॉर लो इम्यूनाइजेशन कवरेज एरियाज, डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर ट्रैकिंग वैक्सीन लॉजिस्टिक एंड कोल्ड चेन मैनेजमेंट, comprehensive routine free of cost vaccine against multiple disease for the children and the pregnant women, digital system for beneficiary registration, appointment scheduling and e-vaccination certificates। ठीक है, तो कुल मिला के आपको ये बताना है ना, तो ठीक है। एक बार डिटेल देख लेते हैं। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम ये हमारा इंडिया का फ्लैगशिप प्रोग्राम है, ताकि एक रूटीन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन हम देते हैं फॉर सेवरल प्रिवेंटेबल डिसीज टू ऑल चिल्ड्रंस एंड प्रेग्नेंट वुमेन एज पर द नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। ठीक है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन हैं फॉर द प्रेग्नेंट वुमेन एंड चिल्ड्रंस। ठीक है, तो एक तरीके से रूटीन है, ये है 1C करके। ठीक है, नेक्स्ट है मिशन इंद्रधनुष, ये भी हमारा इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, इंटेंस वर्जन है हमारा UIP का। ठीक है, ये किस लिए है, जो बच्चे UIP में भी छूट गए हैं उनको हम इसमें शामिल करेंगे, एंड ड्रॉप्ड आउट चिल्ड्रंस एंड प्रेग्नेंट वुमेन्स पर्टिकुलर एरियाज विद लो इम्यूनाइजेशन कवरेज टू बूस्ट UIP। तो UIP को बूस्ट करने के लिए एक तरीके से पुशअप प्रोग्राम चलाया गया है। ठीक है, ताकि लो इम्यूनाइजेशन को कवरेज किया जा सके, तो एक ये सिनेरियो है, तो लो स्पेशली कैचअप प्रोग्राम है ये हमारा, तो यहाँ पर जाता है। नेक्स्ट है यूविन प्लेटफॉर्म्स, ये एक तरीका डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है टू रजिस्टर बेनिफिशरीज प्रेग्नेंट एंड वुमेन चिल्ड्रन, शेड्यूल वैक्सीनेशन अपॉइंटमेंट्स, ट्रैक इम्यूनाइजेशन स्टेटस एंड इशू डिजिटल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। ईविन क्या है हमारा, इज अ टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन टू डिजिटाइज वैक्सीन स्टॉक्स एंड मॉनिटर द टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड चेन थ्रू द स्मार्टफोन एप्लीकेशन इन रियल टाइम एंड स्ट्रेंथनिंग वैक्सीन लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। इवन बेसिकली लॉजिस्टिक्स के लिए है, वैक्सीन का इधर से उधर ले जाने के लिए। ठीक है, और एक है हमारा इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क, इज ए मल्टीलेटरल। अच्छा, ये कहाँ से आ गया, सॉरी, ये पिछले वाले का कॉपी पेस्ट हो गया, तो इसको आप इग्नोर करिए। ठीक है, तो यहाँ पे बड़ा आसान है, ये बताना कि कौन क्या बोल रहा है। ठीक है, तो हमारा इवन जो करके है ये हमारा क्या है, ट्रैकिंग के लिए है बेसिकली, लॉजिस्टिक के लिए है, और 3D करके है, तो 1C 2A 3D और 4B, तो हमारा C ऑप्शन यहाँ पे सही है। आई होप कि इतना सफिशिएंट है ना, चीज़ों को क्लियर करना। आज की क्लास में हम इतनी करंट अफेयर्स रखेंगे, आई थिंक सफिशिएंट है, इतने बहुत हो गए, बाकी कवर करते रहेंगे, क्लास में बने रहिए जरूर। देखो ऐसा नहीं है, देखो मेरे एक चीज बताता हूँ मैं तुमको, कि जो करंट अफेयर हम कवर करा रहे हैं वो ऐसा नहीं होगा कि तुमको ये पता चले कि सिर्फ आंसर मिल गया। तो यहाँ पे आंसर के अलावा भी बहुत चीजें आपको जानने को मिलती हैं, नई इंफॉर्मेशन आपके एड ऑन होती है ना, तो और अगर जानकारी है तो फिर एक तरीके से रिवाइज भी होती है। ठीक है, तो सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर तक हमारी क्लासेस सीमित नहीं रहती हैं, मैं पूरी तरीके से फोकस करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि जिस तरीके से UPSC चाहता है कि आप तैयारी करें, मैं उसी प्रकार से उसी फॉर्मेट में आपको ले जाने की कोशिश करता हूँ, कि सिर्फ चाहे भले ही आप 10 करंट अफेयर कवर करें, लेकिन एटलीस्ट इतना ठीक ठीक कवर कर लें कि जब क्वेश्चन आए तो फिर आप कंफ्यूजन वाली स्टेज में ना पहुंचे। एटलीस्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।